हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशंस के बाद लक्ष्मी विलास बैंक है उसको मोरेटोरियम के अंडर ला दिया है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि मोरेटोरियम के अंदर लाने का मतलब क्या होता है और कोई बैंक को अगर किसी मोरेटोरियम के अंदर लाया जाता है आरबीआई के द्वारा तो उस बैंक पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और डिपॉजिटर्स जिनके पैसे उस बैंक में उन पे क्या इम्पैक्ट होता है और ये मोरेटोरियम का मीनिंग क्या होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आप जाके फेसबुक चैनल पे सर्च कीजिए www.facebook.com/knowledge@source। सो देखिए, अभी आरबीआई ने 17 ऑफ नवंबर को 30 दिनों के लिए लक्ष्मी विला बैंक जो चेन्नई बेस्ड बैंक है उसके ऊपर कैपिंग लगा दी है 25,000 के लिमिट, और इसको 30 दिनों के लिए मोरेटोरियम के अंडर ला दिया है। सो अभी आरबीआई ने अनाउंस किया है इसके साथ ही कि ये जो एलवीबी बैंक है, जो लक्ष्मी विला बैंक है, उसको डीबीएस बैंक के साथ मर्ज किया जाएगा। डीबीएस यहाँ पे इसके साथ मर्ज होके ये एक नया एंटिटी बनेगा। डीबीएस, अब अगर आपको मालूम ना हो तो ये सिंगापुर एंटिटी बैंक है, और ये जो बैंक है वो सब्सिडरी है एक्चुअली। सिंगापुर डीबीएस बैंक उसकी सब्सिडरी है। तो अभी अभी के लिए आरबीआई ने क्या किया है कि इसको एक ड्राफ्ट बनाया है और उसको पब्लिक डोमेन में लाने की बात की गई है, और ये पब्लिक डोमेन में आएगा और इसके साथ ये उसमें सब कुछ मेंशन होगा कि ये जो एलबी बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक, उसको डीबीआईएल के साथ मर्ज किया जाएगा। और ये जो इसका आरबीआई का ये भी कहना है कि जब ये एलबीबी बैंक हो जाए, मर्ज हो जाएगी, क्योंकि ये एक पुअर परफॉर्मिंग बैंक है अभी के लिए, लेकिन जब ये डीबीआईएल के साथ मर्ज हो जाएगी तो ऐसा आरबीआई का बोलना है कि ये डीबीआईएल को अराउंड एडिशनल कैपिटल जो है 25,000 करोड़ के लिए इनको बेनिफिट कर सकता है, ऐसा आरबीआई का बोलना है। देखिए, मर्जर और इक्विजिशन का ये अपना अपना फंडाज है, जैसे कि कहीं पे बेनिफिट होता है, कहीं पे बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखें, अगर किसी पुअर एंटिटी परफॉर्मेंस अगर बैंक को आप मर्ज कर रहे हैं जो एक्चुअली वर्क कर रहा है अच्छे से, तो उस बैंक पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। और डिफरेंट, अगर आपने नहीं देखा है कि पिछले वाले वीडियोस मेरे बैंक के रिलेटेड है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि मर्जर में क्या इम्पैक्ट होते हैं और डिफरेंट बैंक के एंटिटीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, जैसे गवर्नेंस में मिसमैच होता है, ये सब कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया है। ठीक है। सो देखिए, ये जो मीनिंग है, अगर आरबीआई मोरेटोरियम अगर बैंक पे किसी बैंक पे इम्पोज करता है तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो 1949 की जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो आरबीआई को पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आरबीआई को उसको पावर करता है कि वो किसी बैंक पे इम्पोज करता है मोरेटोरियम, जो कि उस पर डिपेंड करेगा कि उस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन किस हद तक डिटेरियोरेट हो गई है लास्ट 3 ईयर्स, 1 ईयर्स, 2 ईयर्स में, और कहीं ना कहीं इस डिपॉजिटर्स जिनके मनी है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले समय में। तो इन सब चीज़ों को खंगाल के अल्टीमेटली आरबीआई जो है वो डिसाइड करती है कि इस बैंक पे मोरेटोरियम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सो अगर मैं सिंपली, अगर साफ शब्दों में अगर बात करूं कि बैंक मोरेटोरियम का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए, बैंक मोरेटोरियम का मीनिंग होता है कि बैंक जो है वो किसी बैंक पे अगर बैंक मोरेटोरियम लगाती है तो उसका मीनिंग है कि वो बैंक उसको अलाउ नहीं करती है कि डिपॉजिटर को किसी फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा पैसा दे। उसका मेन रीज़न ये रहता है कि बैंक की डिटेरियोरेटिंग कंडीशन, और उसके तहत जो डिपॉजिटर्स के उनके जो सुरक्षा बैंक पैसे की है उसके मद्देनज़र देखते हुए बैंक ये मोरेटोरियम लगाती है। और ये जो मोरेटोरियम होता है वो फिक्स समय के लिए होता है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन ऐसे होता है। और ये इसमें बैंक ये इंस्टीट्यूट करती है आरबीआई की बैंक जो है वो नया कोई लोन एडवांस ना कर सके या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रपोजल साइन ना कर सके, ताकि कोई भी लाइबिलिटी आगे आने वाले समय में इस बैंक को फिर से ना झेलना पड़े। और अल्टीमेटली अगर हम मोरेटोरियम के बारे में देखें तो ये मोरेटोरियम का ये एक्चुअली एक इंडिकेशन होता है कि आने वाले समय में ये बैंक जो है किसी नए एंटिटी या फर्म के साथ ये मर्ज हो जाएगी। तो देखिए, ये जो अभी हम यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो बैंक अभी कोई न्यू ऐसा कुछ नया कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको थोड़े समय पहले की ही बात हो, 2020 में
यस बैंक के द्वारा भी मोरेटोरियम आरबीआई ने कैप लगा दिया था और 50,000 की वो मोरेटोरियम कैप थी। तो ये अगर हम पिछले 2 सालों में देखें तो ये डे बाय डे ये हम ऐसा देखते ही जा रहे हैं। पहले आईएलएफ हुआ, फिर उसके बाद पीएमसी हुआ, फिर यस बैंक हुआ, फिर अभी ये डीएलवी है धन। तो एक्चुअली ये बैंक जो है वो एक्चुअली ये धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रहा है। और ये फाइनेंशियल कंडीशन अभी की हम देखें, जो अभी कोविड-19 के पोस्ट कोविड-19 जो हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, इसमें बहुत सारे बैंक्स को अगर आप देखें तो ये धीरे धीरे ये एंटिटी को बहुत सारे लॉसेज हो रहे हैं। अभी गवर्नमेंट को अभी इस पे बैंक की जो फ्रेश लिक्विडिटी इसमें इंजेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बैंक अगर रिवाइबल नहीं होगा तो बाकी अगर किसी इन्वेस्टर्स का इसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो बैंक फिर से प्रॉफिट में नहीं आ पाएगी, और अगर प्रॉफिट में नहीं आ पाएगी तो कोई इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये एक विशियस साइकिल चलता है जिसमें कि गवर्नमेंट को लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की ज़रूरत है, फ्रेश लिक्विडिटी अभी के टाइम में, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए, अगर मैं पूछूं कि मोरेटोरियम क्यों इम्पोज किया जाता है, तो देखिए साफ शब्दों में, अगर सिंपल शब्दों में आप समझें कि ये फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है, जैसे अगर मैं लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में बात करूं, ये एक चेन्नई बेस्ड बैंक है जो कि इसकी जो लगातार अगर देखें हम 2 सालों से, ये हमेशा से ही इसका स्टडी डिक्लाइन हो रहा था अगर बैंक, और ये कंटिन्यूस लॉस में ही जा रही थी लास्ट 3 सालों में। उसकी जो नेटवर्थ है वो बहुत ही रैपिडली डिक्रीज हो रहा था। तो इसके चलते आरबीआई ने फिर देखा कि इसके पास जो ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है, इसके पास कोई ऐसे वायबल स्ट्रेटेजी प्लान नहीं है। वो पहले आरबीआई देखती है कि क्या इसके पास कोई वायबल स्ट्रेटेजी प्लान है, क्या ये आने वाले समय में फिर से रिवाइव कर सकता है, या अपने ग्रोथ को धीरे धीरे फिर से इम्प्रूव कर सकता है। तो ये सब देखने के बाद फिर आरबीआई ने देखा कि इसके पास कोई भी वायबल स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है, और ये इसके, अगर मैं देखूं कि ये एनपीएस जो है वो हमेशा से इंक्रीज होते जा रहे थे और ये हमेशा लॉस मेकिंग एक एंटिटी बनते जा रही थी। तो इसके चलते फिर एलबीवीज की प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली ये कुछ समय से ही ये ऐसे अगर देखें लाइमलाइट में था, और ये कोई एडिक्वेट कैपिटल वो अपने आप इन्फ्यूज़ नहीं कर पा रही थी, और इसकी जो नेगेटिव नेटवर्थ था इसके ये कंटिन्यूस लॉस मेकिंग में थी। तो इन सब कारणों के चलते जो है वो एक्चुअली बैंक आरबीआई ने डिसाइड किया कि ये जो इसकी विथड्रॉल है वो लिमिट कैपेसिटीज को कैप करने की ज़रूरत है, और इसको फिर मर्ज करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये अगर मालूम होगा आपको कि ये गवर्नेंस इश्यूज पे भी इसका इम्पैक्ट था। तो ये ओवरऑल एक सिनारियो, जब आप कैपिटल नया नया कैपिटल आप इन्फ्यूज़ नहीं कर पाते हैं, इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, और आपकी एनपीए जो है वो हमेशा इंक्रीज होते जा रही है, आपकी बैलेंस शीट क्लियर नहीं है। तो इन सब चीज़ों के चलते आरबीआई अल्टीमेटली फिर डिसाइड करता है कि डिपॉजिटर्स के हित में, उनके बेनिफिट के हित में ये जो डिसीजन हमें लेना पड़ेगा कि इस आरबीआई की जो है इस बैंक पे, लक्ष्मी विलास बैंक पे मोरेटोरियम इम्पोज्ड अल्टीमेटली कर देता है, और फिर धीरे धीरे आने वाले समय में इसको किसी बिगर एंटिटी या फिर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके साथ मर्ज कर देता है। सो अगर मैं बात करूं कि इन सब मर्ज से ठीक है, ये आरबीआई को बेनिफिट हो गया है, क्योंकि अगर ये लॉस मेकिंग कोई एंटिटी है तो इसमें कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का भी डिक्लाइन होता है। लेकिन इस पे हम बात करें डिपॉजिटर्स के क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो देखिए, ये जो कोई अगर बैंक है, अगर जैसे कि इस लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में बात करूं हम, तो ये 25,000 का कैप मोरेटोरियम आरबीआई ने लगा दिया। तो अगर क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी डिपॉजिटर का मनी है इसमें, तो ये कोई भी बैंक पैसे उसको नहीं दे सकती है विदाउट आरबीआई रिटन कंसेंट। तो आरबीआई की रिटन कंसेंट होनी चाहिए पहले कि हम पैसा निकालना चाह रहे हैं 25,000 से ऊपर, तब फिर अगर वो रिटन कंसेंट कोई डिपॉजिटर लेके आता है तब उसे 25,000 के ऊपर दी जाती है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे जो 25,000 की कैप है वो ब्रीच करके या फिर उससे कहीं ज़्यादा, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स भी मनी निकाले जा सकते हैं। वो कंडीशंस कुछ दिए गए हैं। अगर वो कंडीशंस के बारे में बात करूं, तो जैसे कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट है डिपॉजिटर का, अगर उस पर कोई डिपेंडेंट पर्सन है, उसके पेरेंट्स हो गए, उसके सिबलिंग्स हो गए, तो इन सब कारणों में, या फिर अगर हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, या कोई भी अनएवॉइडेबल इमरजेंसी आ जाती है, तो इन सब केसेस में आरबीआई जो है ये इनसे कहीं ज़्यादा इससे पैसे निकालने की इजाज़त देती है।
लेकिन अगर मैं बात करूँ ये ओवरऑल डिपॉजिटर्स के लिए एक वरीसम सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप देखें इस तरीके से बैंक जो डे बाय डे फेल्ड हो रही है और डिफ़ॉल्टेड अगर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन केसेस में अगर आरबीआई की एक एश्योरेंस रहती है कि आपकी मनी नहीं जाएगी कहीं। लेकिन अगर हमने रिसेंटली ही देखा है कि पीएमसी बैंक है वहाँ पे किस तरीके से कितने लोगों के पैसे चले गए, और एक इंश्योरेंस की जो स्कीम्स भी अभी आई है वो इंश्योरेंस बहुत कम है, 1 लाख के अराउंड आपके डिपॉजिट इंश्योरेंसेज है। तो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी के लिए एक अच्छी इंडिकेशंस नहीं है। और गवर्नमेंट को या तो आप कुछ बैंक सील रखिए, 5 6 या 10 बैंक रखिए और उनको स्ट्रांग बनाइए, या इन सब चीज़ों से क्यों कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, और आने वाले समय में गवर्नमेंट को इस पे इस इन सब चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा। सो मैं आशा करता हूँ आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप हमें फेसबुक चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।